नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बंगाल एक्सप्रेस के आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण संस्करण में। दोस्तों, जैसा हम लोगों ने कहा था कि आज वो दिन 29 अप्रैल का वो दिन आ गया है जब 8 चरण के चुनाव वहाँ पे बंगाल में पूरे हो चुके हैं और हम लोग आज यहाँ पे एक फाइनल एग्जिट पोल लेकर आए हैं जिस पर आधारित हम लोग यहाँ पे एक अनुमान देंगे कि किसको कितनी सीटें जब 2 मई का रिजल्ट आएगा तो मिल सकती हैं। वो अनुमान कितना सही होगा वो तो चलिए 2 मई को पता चलेगा, लेकिन यहाँ परसेंट एरर कितनी हो सकती है इस पर भी हम लोग आखिरी में चर्चा करेंगे। लेकिन जो थोड़ा सा हम लोग पहले यहाँ पे एक चर्चा कर लेते हैं कि वहाँ का मतदान कैसा रहा, हम लोगों का अनुभव कैसा रहा इस दौरान जो हम लोगों ने 3 महीने ये प्रयास किया है बंगाल चुनाव की सच्ची तस्वीर आप लोगों तक पहुँचाने में। बहुत सारे लोगों को लगा, कुछ कमेंट्स भी आए कि हम लोग शायद बायस हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आज पहली बार सबके सामने ये बोल रहा हूँ कि कोई बायसनेस, किसी एनालिसिस, किसी विश्लेषण, किसी इंटरव्यू में नहीं था। जो जिसने जैसा बोला वैसा हमने आपके सामने उसे रखा, जो हम लोगों के विश्लेषण ने कहा हम लोगों ने आपके सामने रखा। लेकिन अब कुछ सच्चाई जो इतने दिनों से हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बात की, तो उसकी एक सच्चाई मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो डर, जो भय का माहौल बंगाल चुनाव के दौरान देखने को मिला, लोगों से बात करके पता चला, वो अभूतपूर्व था दोस्तों। ऐसा डर का माहौल आज तक मैंने कहीं किसी भी चुनाव में ना पढ़ा है, ना किसी चैनल मीडिया में देखा है। और कभी भी लोगों से बात हुई है तो लोग ज़्यादातर हर राज्य के चुनाव में लोग खुल के बताते हैं वो किसके समर्थन या विरोध में है। हालत यहाँ पे ये थी कि अगर कोई व्यक्ति बोलना चाह रहा था तो उसकी वाइफ उनसे लड़ गई कि ये लोग तो चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा। तो आप ये समझ लीजिए इतना डर, और शायद इसीलिए जो बार बार प्रश्न इलेक्शन कमीशन पे उठ रहा है, ये आप जान लें कि अगर ये 8 चरण के चुनाव में इससे कम या कुछ भी और 5-4 चरण में चुनाव हुए होते तो शायद ये उतने फेयर और फ्री इलेक्शन नहीं हो सकते थे। बहुत बड़ा डर का माहौल वहाँ पाया गया। अब देखिए, उसी के साथ साथ अब हम आपको बताते हैं कि वहाँ पे जो बहुत बड़े मुद्दे रहे, चुनाव जब मतदान हुआ है वो किस आधार पे हुआ है। तो अब प्रमुखता जो आप जान लें कि प्रमुखता वहाँ पे जो लड़ाई हुई है वो मोदी वर्सेस दीदी हुई है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लोग सोच रहे हैं, कह रहे हैं, यहाँ पर बैठ के लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों ने वहाँ बात करके पता किया तो पता ये चलता है कि बहुत सारे नेता जो भाजपा में आए हैं उनसे थोड़ी बहुत मदद तो भाजपा को जरूर मिली होगी, लेकिन उनके आने का कारण मोदी की लोकप्रियता थी। तो बात यहाँ पे उल्टी, जब लोगों से बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि नेता इसलिए आए हैं क्योंकि मोदी की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी कि तो उन्हें पता था कि लहर किसके पक्ष में है। तो प्रमुखता ये चुनाव भाजपा के लिए मोदी के चेहरे पे ही लड़ा गया है और टीएमसी की तो चेहरा हमेशा से ही वहाँ पे दीदी ही थी। दूसरी बात कि उतना ही मजबूत यहाँ पर दीदी वर्सेस एंटी दीदी भी दिखा है। जितनी मजबूती से मोदी वर्सेस दीदी का चुनाव हुआ है उतनी ही मजबूती से दीदी वर्सेस एंटी दीदी का चुनाव हुआ है। ये मैं इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ क्योंकि ग्राउंड लेवल से ये पता चल रहा है कि कांग्रेस और सीपीआईएम के कार्यकर्ता, इवन उनके जो वोटर्स और इवन जो उनके मध्य श्रेणी के नेता तक लोगों ने वहाँ पर भाजपा को वोट दिया है। इसलिए नहीं कि वो मोदी उनको चाहते हैं, इसलिए कि वो दीदी को बिल्कुल नहीं चाहते, वो बिल्कुल नहीं चाहते वहाँ पे दीदी वापस आए। 2018 का चुनाव जो पंचायत चुनाव था उसने ये बाजी आप मान के चलें कि टीएमसी के लिए पलट दी थी, क्योंकि इतनी गुंडागर्दी, इतनी पिटाई वहाँ पर हर किसी की जो टीएमसी के विरोधी था, चाहे वो भाजपा का था, सीपीआईएम का था, कांग्रेस का था, हिंदू था, मुस्लिम था, दलित था, कोई भी था, सबकी की गई। उन्हें मतदान देने से रोका गया। इतना डर का माहौल पैदा किया कि लोगों में जब डर ज़्यादा हो जाता है तो आक्रोश बन जाता है, और वही आक्रोश शायद वहाँ पे भाजपा को जिता रहा है। दोस्तों, तीसरी बिंदु कि वहाँ पर जब मतदान हो रहा है तो जो ध्रुवीकरण का, जो धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण है, वो लगभग आप मान के चलें 50 से 60% सीटों में लगभग संपूर्ण है। मतलब जो मुस्लिम आबादी है उसका 95% कम से कम वो सीधा सीधा तृणमूल कांग्रेस को जा रही है, और जिसका लाभ तृणमूल कांग्रेस को डेफिनेटली मिला है। साउथ परगना, हावड़ा, कोलकाता की बहुत सारी सीटों में डेफिनेटली, और इवन मुर्शिदाबाद, मालदा जैसी सीटों में भी वो कांग्रेस को
कुछ हद तक डेंट मारने में सफल दिख रही है। तो लाभ तृणमूल कांग्रेस को डेफिनेटली मिल रहा है उसका, लेकिन उसका जो विपरीत जो ध्रुवीकरण हिंदुओं का भाजपा के लिए हो रहा है, उसका भी लाभ भाजपा को बहुत सारे जिलों में मिलता दिख रहा है। और चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों, कि यदि यहाँ पर भाजपा ये चुनाव जीतती है तो ऐसा लग रहा है अब हम लोगों को कि देश में, राष्ट्र में, भारत में दलित राजनीति को नई दिशा मिलेगी। अब उसका कारण ये है कि वहाँ पर जितना अल्पसंख्यक है, लगभग 27 से 30%, उतना ही वहाँ पे मतुआ समुदाय, राजवंशी और अन्य पिछड़ा वर्ग है। और जैसा ध्रुवीकरण अल्पसंख्यक का टीएमसी के लिए दिख रहा है, बिल्कुल वैसा ही ध्रुवीकरण दोस्तों वहाँ पे दलितों का, अति पिछड़ों का भाजपा के पक्ष में दिख रहा है। तो अगर ऐसा होता है और भाजपा वहाँ जीतती है तो जो दलित राजनीति है उसको शायद कोई नई दिशा मिले आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति में। तो इन 4-5 बिंदुओं से हमने आपको कुछ वो चीज़ें शेयर की जो हम लोगों ने वहाँ पे अनुभव की, बहुत सारे लोगों से बात करके पता चली, और बहुत कुछ हम लोगों ने जो वहाँ पे पढ़ा, देखा, समझा, उसके आधार पे हमने आपको ये बताया। तो चलिए, जिस चीज़ का इंतज़ार था अब वो शुरू करते हैं और हम लोग आते हैं एक बार यहाँ पे कि किस ज़िले में भाजपा को, तृणमूल कांग्रेस को और महाजोत को कितनी सीटें मिल सकती हैं, ये हम लोगों का अनुमान है। और फिर से मैं यहाँ पे इंसिस्ट करता हूँ कि ये अनुमान हमारा पूरा विश्वास है कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो जो जितना अनुमान हम बता रहे हैं, भाजपा के लिए पूरा विश्वास है कि उससे ज़्यादा ही आएंगे। उसका कारण भी मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रयास है यहाँ पे ऊपर से चलते हैं, उत्तरी बंगाल से, फिर दक्षिणी बंगाल आते हुए हम लोग वहाँ पर पूर्वी पश्चिमी बंगाल या पश्चिमी बंगाल तक जाएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले दार्जिलिंग। दार्जिलिंग ज़िले में 5 सीटें हैं जहां पे हम लोगों का अनुमान है कि भाजपा को 2 और तृणमूल कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। यहां पे मैं वापस से बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस वहां पे नहीं लड़ रही है, वो तीनों सीटें एक्चुअली आपका GJM गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का जो बिमल गुरुंग गुट है वो लड़ रहा है और वो तीनों सीटें जीतता दिख रहा है। इसी के साथ साथ कालिम्पोंग की एक सीट है, वो सीट भी वहाँ पे TMC को मिलती दिख रही है। तो उसके बाद जलपाईगुड़ी पे आते हैं। जलपाईगुड़ी में वहाँ पे जो सीटें हैं उसमें से भाजपा को 1 और CPIM महाजोत को 1 सीट, और इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, ये सीट सिलीगुड़ी की सीट है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि CPIM ये सीट जीत सकती है। अशोक भट्टाचार्य जी वहाँ पे CPIM के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी भद्र व्यक्ति हैं। उसके बाद अलीपुरद्वार पे आते हैं तो वहाँ 5 सीटें हैं इस ज़िले में, जिसमें 4 भाजपा के खाते में जाती दिख रही हैं और 1 सीट TMC को मिलती दिख रही है। कूच बिहार में 9 सीटें हैं दोस्तों, 9 में से 8 भाजपा के खाते में जाती दिख रही है और 1 सीट वहां पे वापस से तृणमूल कांग्रेस को मिलती दिख रही है। अब आते हैं उत्तरी दिनाजपुर। उत्तरी दिनाजपुर में 9 सीटें हैं, लेकिन यही एकमात्र ऐसा जिला है पूरे उत्तरी बंगाल में जहां पर TMC भाजपा से ज़्यादा मजबूत दिख रही है। तो उत्तरी दिनाजपुर के 9 सीटों में 5 सीटें यहाँ पे TMC को जाती दिख रही हैं, 2 सीटें भाजपा और 2 सीटें महाजोत को जाती दिख रही हैं। अब आते हैं दक्षिण दिनाजपुर के ज़िले में। दक्षिण दिनाजपुर के बारे में मैं आपको बता दूं, जो पहला वीडियो हम लोगों ने यहाँ पर बंगाल एक्सप्रेस के इस पूरे उसमें डाला था, अपने दिशुम चैनल पे डाला था, तो वो वीडियो वहाँ पर दक्षिण दिनाजपुर के जो लोग थे उनके से सीधे संवाद करके जो उनका इंटरव्यू था वो वीडियो था। और उसी वीडियो के बाद हम लोगों ने बात बोली थी कि लहर हम लोगों को दिख रही है। तो दक्षिण दिनाजपुर में वो लहर, अब ये बात आज से लगभग 3 महीने हो गए दोस्तों, और वही चीज़ यहाँ दिख रहा है। दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों में से 4 सीटें सीधे सीधे भाजपा के खाते में जाती दिख रही हैं और 2 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिलती दिख रही हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि बालूरघाट की एक सीट है जहां पर अशोक लहरी जी भाजपा के टिकट से लड़ रहे हैं और उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है। इनकी चर्चा मैंने यहाँ पे इसलिए की दोस्तों क्योंकि अशोक लहरी जी जो हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के ADB के
पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो उन्हें वहां पे वित्त मंत्री बनाया जा सकता है दोस्तों। तो ये हो गया दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों के बारे में। अब आते हैं मालदा की 12 सीटें। मालदा के लिए मैंने इसलिए एम्फसाइज किया क्योंकि मालदा जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे इस बार भाजपा ने भी और टीएमसी ने भी सेंध मारी है। तो मालदा की 12 सीटों में जो स्थित हम लोगों को दिख रही है उसमें भाजपा को 5 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 3 सीटें और 4 सीटें यहाँ पे महाजोत, मतलब यहाँ पे महाजोत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है दोस्तों। तो 4 सीटें कांग्रेस को मिलती दिख रही हैं। अब आते हैं मुर्शिदाबाद की 22 सीटों पे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 22 सीटों में 2 सीटों पे यहाँ चुनाव स्थगित हो गया है क्योंकि जो प्रत्याशी थे उनका कोविड की वजह से वहाँ डेथ हो जाती है। तो 20 सीटों पे वहाँ चुनाव हुआ है मुर्शिदाबाद में, और मुर्शिदाबाद का भी इलाका जो है वो बहुत बड़ा मजबूत गढ़ रहा है कांग्रेस का, और यहाँ पे कांग्रेस को काफ़ी सीटें मिलती दिख रही है। लेकिन इस बार टीएमसी ने, जैसा मैंने आपसे कहा कि चूंकि अल्पसंख्यक का झुकाव इस वक्त अभूतपूर्व है टीएमसी के लिए और वो सिर्फ कारण है भाजपा को हराना, तो वो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट आता दिख रहा है। तो देखिए 22 सीटों में भाजपा को मात्र 2 सीटें मिल सकती हैं, 8 सीटें टीएमसी और 10 सीटें यहाँ पे कांग्रेस जीत सकती है। ये तब जब कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, किसी बड़े नेता ने वहां कोई कैंपेन नहीं की है। एक तरह से उन्होंने वो छोड़ दिया था ये इलेक्शन, आखिर तक आते आते कांग्रेस ने और कम्युनिस्ट पार्टी ने ये इलेक्शन पूरी तरह से छोड़ दिया था। अब आते हैं नादिया के 17 सीटें हैं। 17 सीटों में 10 सीटें यहां भाजपा को और 7 सीटें यहां पर आपको 7 सीटें यहां पर टीएमसी को मिलती दिख रही हैं दोस्तों। नादिया के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं और जहां पे जो भाजपा गेन करती दिख रही है वो उसका कारण है मतवा समुदाय की प्रेजेंस वहां पे, तो उसके चलते यहाँ पे भाजपा गेन करती दिख रही है। उसके बाद अब हम लोग और नीचे आते हैं और आते हैं उत्तरी 24 परगना जिले में, जहाँ पे कुल 33 सीटें हैं। उत्तरी 24 परगना और दक्षिण 24 परगना ये पहले के पूर्व में टीएमसी के मजबूत गढ़ माने जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे मतवा समुदाय के बीच में भाजपा ने पैठ बनाई वैसे वैसे उत्तरी 24 परगना में टीएमसी की जो पकड़ है वो ढीली होती चली गई, और यही चीज़ हम लोगों को इस चुनाव में भी दिख रही है। 33 सीटें हैं उत्तरी 24 परगना में, उसमें से 18 सीटें भाजपा जीतती दिख रही है और 15 सीटें वहां पर टीएमसी को मिल सकती हैं और महाजोत को 0, एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। तो ये हो गया उत्तरी 24 परगना। यहाँ पे आप ध्यान दें कि भाजपा को यहाँ टीएमसी के ऊपर बढ़त दिख रही है। अब आते हैं दक्षिण 24 परगना की 31 सीटें। यहाँ जो पहले पूरा क्लीन स्वीप था 2016 के चुनाव में टीएमसी द्वारा, यहाँ पे भाजपा और महाजोत, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि महाजोत के लिए आईएसएफ को ये सीटें मिलती दिख रही हैं। तो 31 सीटों में, दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों में 8 सीटें भाजपा के पक्ष में जा सकती हैं, 21 सीटें यहाँ पे एक बहुत बड़ी लीड है टीएमसी को, 21 सीटें टीएमसी को जा सकती हैं और 2 सीटें यहाँ पे आईएसएफ या महाजोत को मिल सकती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा उलटफेर हुगली में देखने को मिल रहा है, जहाँ की 18 सीटों में से 15 सीटों पे भाजपा सीधे सीधे जीतती दिख रही है और मात्र 3 सीटें वहाँ टीएमसी जीत सकती है। महाजोत वहाँ पे एक भी सीट पाने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। फिर आए हावड़ा पे। हावड़ा की कुल यहाँ 16 सीटें हैं, 16 में से 7 सीटें यहाँ पे भी भाजपा ने एक अच्छा डेंट मारती दिख रही है। भाजपा यहाँ पर 16 में से 7 सीटें दोस्तों यहाँ बीजेपी को मिल सकती है और 9 सीटें यहाँ पर टीएमसी को मिलती दिख रही हैं और 0 महाजोत को। अब कोलकाता पे आते हैं। कोलकाता के 2 जिले हैं, कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, दोनों को मिला के 11 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा सेंध नहीं मारती दिख पा रही है। मतलब उन 11 सीटों में से 9 सीटें टीएमसी के पक्ष में जाती दिख रही हैं और मात्र 2 सीटें ही भाजपा यहाँ जीतती दिख रही है। हो सकता है वो 1 हो जाए, हो सकता है वो 3 हो जाए, +-1 के यहाँ चांसेस हैं दोस्तों। अब आते हैं पूर्वी मेदिनीपुर और पश्चिमी मेदिनीपुर पे। तो देखिए पूर्वी मेदिनीपुर है वहाँ 16 सीटें हैं और 16 सीटों में से भाजपा 13 सीटें जीत सकती है और 3 सीटें यहाँ पे आपकी टीएमसी को मिल सकती है। पूर्वी मेदिनीपुर वही जिला है जहाँ पे नंदीग्राम का इलाका है, सीट है जहाँ से ममता बनर्जी सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ लड़ रही है। और हम लोग अगर यहाँ पर इस इम्पॉर्टेंट सीट के बारे में अपना राय दें तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सुवेंदु अधिकारी जीत रहे हैं और अगर ममता बनर्जी, जो हम लोगों का अनुमान है, हार रही हैं यहाँ पे हार जाती हैं तो फिर उनका जाना 100% वहाँ तय है पश्चिम बंगाल से। पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 सीटें, उसमें से 9 सीटें भाजपा
के पक्ष में जाती दिख रही हैं और 6 सीटें मात्र वहाँ टीएमसी जीतती दिख रही है। मैं आपको यहाँ याद दिला दूँ कि पूर्वी मेदिनीपुर और पश्चिमी मेदिनीपुर ये 2 जिले ऐसे हैं जो अधिकारी परिवार के प्रभुत्व, उनके वर्चस्व के जिले माने जाते हैं और उनके आने से यहाँ भाजपा को काफ़ी लाभ होता दिख रहा है दोस्तों। अब आते हैं बांकुरा में। बांकुरा की 12 सीटें हैं जिसमें से 10 सीटें भाजपा के पक्ष में जाती दिख रही हैं, मात्र 2 सीटें वहां पर टीएमसी जीतती दिख रही है। फिर बीरभूम है, वहां की 11 सीटों में से 8 सीटें भाजपा के पक्ष में जाती दिख रही हैं, मात्र 3 सीटें आपको वहां टीएमसी जीत सकती है। झारग्राम की 4 सीटों में से 3 भाजपा के पक्ष में, 1 टीएमसी के पक्ष में जा सकती है। पुरुलिया की 9 सीटों में से 7 भाजपा के पक्ष में और 2 सीटें आपकी वहां पे टीएमसी के पक्ष में जा सकती हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें कि वही हावड़ा, उत्तरी 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा, ये 5-6 जिले छोड़ दिए जाएं तो बाकी हर जिले में लगभग भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व बना चुकी है। ये बिल्कुल साफ है दोस्तों। यहाँ पर पश्चिमी बर्धमान जिले की जो 9 सीटें हैं उसमें से 8 सीटें भाजपा के पक्ष में और 1 सीट टीएमसी पा सकती है। लेकिन पूर्वी बर्धमान में थोड़ा सा यहाँ बदलाव है। 16 सीटों में से 10 सीटें वहाँ पर टीएमसी के पक्ष में जाती दिख रही हैं और मात्र 6 या 5 सीटें भाजपा के पक्ष में आती दिख रही हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि 6ठे चरण तक भाजपा वहाँ क्लियर एज में थी। 7वें चरण में भी ये जो पश्चिमी बर्धमान है इसकी वजह से भाजपा एज ले पाई, क्योंकि 7वें चरण में बहुत सारे ऐसे इलाके थे जैसे जहाँ पे एक भवानीपुर का भी वो इलाका है, वो सीट कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ जो पिछली बार तक जहाँ पे से वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी जीतती आई हैं, जहाँ पर हम लोगों का पूरा विश्वास था कि भाजपा जीत रही है। आज भी ऐसा लोगों का मानना है कि भाजपा जीत सकती है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम होने की वजह से अब शायद वहाँ टीएमसी भी जीत सकती है। तो 7वें चरण में ख़ास तौर से शहरी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है और उन खास तौर से उन इलाकों में जहां वोटिंग परसेंटेज भी कम हुआ है और अगर मुस्लिम आबादी 20% के ऊपर है तो वहां पे क्लियर कट एज कम वोटिंग होने का फ़ायदा टीएमसी को मिलता दिख रहा है और नुकसान वहां भाजपा को साफ दिख रहा है। और यही हाल 8वें चरण में भी आया है। 8वें चरण के ये जो पूर्वी वर्धमान की सीटें हैं यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बस ये ज़रूर है कि चूँकि मुस्लिम आबादी उतनी ज़्यादा नहीं है तो शायद वहाँ भाजपा 5 से 6 सीटें इसलिए जीत सकती है। तो आखिरी के 2 चरणों में चूँकि वहाँ मतदान थोड़ा कम हुआ है और कई सीटों में काफ़ी कम हुआ है, 60%, 58% तक मतदान गया है, वहाँ पर भाजपा को नुकसान होता दिख रहा है और टीएमसी को फ़ायदा होता दिख रहा है दोस्तों। तो चलिए अब अगर हम फाइनल टैली यहाँ बोलते हैं तो देखिए टोटल जो आपके चुनाव हुए 292 सीट पे होते हैं। उन 292 में से जो हम लोगों का अनुमान है सीधा 157 सीटें भाजपा, 116 सीटें तृणमूल कांग्रेस और 19 सीटें यहाँ पे महाजोत जीत सकता है। हम लोगों ने कोई रेंज नहीं दी है, ये एक क्लियर कट नंबर दिया है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि परसेंटेज एरर, देखिए परसेंटेज एरर यहाँ पे होने का जो अनुमान है वो सिर्फ इतना है कि ये जो लहर है भाजपा के पक्ष में, ये क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया लोग बहुत डरे हुए थे वहाँ पे, तो अनुमान हो ये है हम लोगों का क्या कि हो सकता है भाजपा 157 से बढ़ के 170 तक भी चली जाए, लेकिन उसको बैलेंस जो कर सकता है वो है जो आखिरी के 2 चरण में कम मतदान हुआ है, खास तौर से मुस्लिम बाहुल्य सीटों में जो कम मतदान हुआ है उसका सीधा लाभ टीएमसी को मिल रहा है। इसलिए अब हम लोगों का यहाँ मानना है कि 157 में ±5 का एरर हम मान के चल रहे हैं, उससे ज़्यादा एरर शायद यहाँ पे ना आए। कितना सटीक है ये अनुमान, कितना सही है ये अनुमान, ये हम लोगों को, सबको, आपको, हम लोगों को, हमारी पूरी टीम को 2 मई को पता चल जाएगा। लेकिन मैं वापस से एक बार यहाँ कह दूँ कि इस पूरे विश्लेषण में कहीं पे कोई बायसनेस हम लोगों ने नहीं रखी है, पूरा प्रयास किया है कि निष्पक्षता के साथ ये सारी चीज़ें आप लोगों तक हम पहुँचाएँ। तो चलिए मिलते हैं, बाकी एग्जिट पोल भी अब आपके सामने आ चुके होंगे, आ रहे होंगे, आप उन्हें देखें, समझें, एक बार एक वीडियो हम लोग उन सबको कंपेयर करके एक बार आप लोगों के लिए अवश्य बनाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार दोस्तों।